घर रहता था। मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थीं। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर झाँका तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीबी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीबी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भ्रम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी साधी नज़र आने वाले मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी है। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रमेश है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक गांव से है, और मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसीलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैं डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से आधी और इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत थे। शायद ये सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रमेश, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने से 20 दिन बाकी हैं, और तुम्हारे मामा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बेबी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैं मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूँगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आ गए तो मामी बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रहीं, और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं था। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैं मुस्कुरा कर कहा, मामी कोई बात नहीं,
मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम नव्या है, तुम मुझे नव्या कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तो मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगा। और फिर जब तक मामा यहाँ थे, मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रमेश, तुम मुझे नव्या ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें नव्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नव्या के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बेबी अकेले नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामू जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और नव्या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो नव्या को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये नव्या मेरी मामी हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन न आया। फिर जब नव्या उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो कहने लगे, यार, इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामू कैसे दुबई चला गया? इतनी खूबसूरत बेबी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को ज़रा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वे लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़के के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरे मामी पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था, लेकिन रात को जब नव्या किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो नव्या को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीव्स की नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नज़र में बार बार बहक रही थी। नव्या को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है रमेश, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने नव्या से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर नव्या ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर नव्या ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी ये हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल काँप रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों को नव्या को महसूस तो नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि नव्या मेरी मामी है और उसके लिए मेरे ऐसे बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी नव्या का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता है। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को नव्या से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैं खुद को नव्या से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। नव्या भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती है और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता है कि उन्होंने नव्या को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपने बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपने दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की मेरी मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बार तकलीफ़ वाला माहौल रहने लगा था।
मामी खुद भी मेरे दोस्तों को कहती थी कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। नव्या अक्सर ही मुझसे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बातें करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर ले जाऊँगा और फिर नव्या की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारे। इस रात को मैं पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत ख़राब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सकें। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था। इसीलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त नव्या गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं नव्या के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था। इसीलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर नव्या की हालत में सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। नव्या हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं नव्या, तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो नव्या कहने लगी कि वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझ पर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बात कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद जब वह मुझे छोड़कर गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। नव्या खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखती थी और मैं घर से बाहर निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि नव्या गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा नव्या को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नव्या जिस तरह उनके एतबार की धज्जियाँ ख़राब की थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला किया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि नव्या उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए मामा उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं नव्या को सरप्राइज़ देना चाहता था। इसीलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद में ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी। इसीलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई